नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव की जंग पर। दरअसल ये जंग इसलिए हो रही क्योंकि पिछले 7 सालों में जो चुनाव 5 साल में हुए थे वो 2 साल और बढ़ गए और 7 साल में नगर सरकार चुनाव होने जा रहा है। इसमें सबसे खास बात है कि पिछले कुछ सालों में सफाई पर जोर है। इसके अलावा शहरों में बिल्डिंग परमिशन पर भी बहुत विवाद की स्थिति बनती है और संपत्ति कर को लेकर भी आम आदमी बड़ा परेशान सा रहता है। तो इस चुनाव में बहुत सारी बातें होंगी। नगर निगम में करप्शन खत्म करने की बात हो रही है। इसके अलावा सफाई, बिल्डिंग परमिशन और वृक्षारोपण, क्योंकि नगर निगम के खाते में यह भी आता है कि वो शहर के पर्यावरण को किस तरह से बेहतर बनाए, साफ बनाए। तो महत्वपूर्ण है निकाय की जंग। शहर सरकार का ये संग्राम कहां तक किसको लाभ पहुंचाएगा, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे जौलपुर से चैतन्य भट्ट जी और पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में करूंगा आशीष जी आपसे। दरअसल दिग्विजय सिंह के 10 साल में जिला पंचायत के जो चुनाव थे, जिले माने ग्राम पंचायत से लेकर जिले पंचायत, जिसे लोगों ने कहा कि जिला सरकार, और अब ये जो चुनाव हो रहा है नगर सरकार, तो मध्य प्रदेश में भाजपा नगरों में काफ़ी मजबूत रही है, उसका रिकॉर्ड है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम में सभी पर भाजपा का कब्जा था। लेकिन इस बार कुछ हालात बदले हुए से लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, अब वो कांग्रेस पाने की स्थिति में है। 4 से 6 ऐसी नगर निगम है जहां वो मजबूत दावा पेश करती है। अभी इस चर्चा में हम किसी नगर निगम का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कहा जाएगा कि किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ हम चले गए। लेकिन नतीजे बताएंगे कि 16 नगर निगम में से 4 या कम से कम 6, जिसे हम कह सकते हैं कि आधा दर्जन नगर निगम कांग्रेस के कब्जे में जा सकती है। आपकी राय कि ये नगरीय निकाय की जो जंग है वो किस किस मुद्दे पर लड़ी जाएगी, खासतौर से जनता की अपेक्षाएं क्या है? क्योंकि सफाई, पेयजल, संपत्ति कर, बिल्डिंग परमिशन, क्योंकि नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन के अलावा जिस ढंग से मकान बनते हैं, कई बार हमने देखा कि अतिक्रमण के मुद्दे पर, अनाधिकार निर्माण के मुद्दे पर नगर निगम उनको बुलडोजर से साफ कर देती है। तो मुझे नहीं लगता कि शहर में कोई सरकारी इमारत भी ऐसी होगी जो नगर निगम के जो पैमाने उसके हिसाब से बनी होगी। कई सरकारी बिल्डिंग तो ऐसी भी होंगी आशीष जी जिनको परमिशन नहीं ली और बिल्डिंग तान दी गई। तो ये बहुत सारी बातें, अगर कोई अच्छा मेयर बनेगा तो वो बहुत सख्ती से काम करेगा, और ढुलमुल बना तो फिर जैसा राज चल रहा है भ्रष्टाचार, वो सब चलेगा। आपकी इसमें राय? देखिए, जनता की जो अपेक्षा है वो तो चूंकि नगर सरकार का मामला होता है तो उनकी बुनियादी समस्याएं जो है, बुनियादी आवश्यकता है, वो उनकी अपेक्षा से जुड़ा हुआ होता है। और बहुत हद तक मैं देखता हूं कि जहां तक पार्षदों का चुनाव होता है, किसी भी शहर का हो, वो बहुत ज़्यादा उसकी व्यक्तिगत इमेज पर उसका रिजल्ट निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पब्लिक के कांटेक्ट में होता है, टच में होता है, या जिसका पिछला कार्यकाल यदि रहा है और वो अच्छा रहा है, तो पब्लिक उसको वोट देती है। इस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सोच इस पे काम करती है, क्योंकि जो एक लेमैन है समाज का, वो पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं देखता। वो ये देखता है कि उसके काम कैसे इजी गोइंग होते हैं, क्या होता है। जो समाज का एक तबका होता है, जो विचारधारा से जुड़ा होता है, वो जरूर प्रभावित हो जाता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है उम्मीदवार की छवि पर इस पर वोट करता है। मेयर का जो चुनाव डायरेक्ट होने लगा है, उसमें जरूर एक पार्टी का, एक विचारधारा का और वो सारी चीज़ें और उसके गुट और सारी समीकरण उसमें काम करने लगते हैं। लेकिन लोकल जो बनती है, जो आदमी पार्षद बनता है, वो अपनी छवि पे बनता है। तो इसलिए जब ये चुनाव इस बार होंगे तो इसमें ये अपेक्षा, ये पैमाने तो पब्लिक के या मतदाता के रहेंगे ही। लेकिन इसमें एक बरबस ही समझ लीजिए आप कि ये एक राजनीतिक जो एक हवा है जो मध्य प्रदेश की किस तरफ बह रही है, और क्या ये उसका भी एक छोटा सा टेस्ट इसमें मिलेगा। इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि जो बड़े चुनाव है, जिसमें जैसे मेयर का चुनाव होगा या नगर पालिका परिषद अध्यक्षों का चुनाव होगा, तो वहां पर ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि ये चुनाव 2
होते एक ही निकाय के लिए हैं, लेकिन दो अलग धाराओं में चलते जी। हैं। नीचे के लेवल पर वो व्यक्तिगत चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, और ऊपर जो चुनाव होते हैं महापौर के, उसमें राजनीतिक एक लहर से काम करती है। अभी जो पंचायत के नतीजे हम देख रहे हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उसमें चीज काम कर रही है। कहीं कहीं जो छोटे रूट पर है वहाँ बीजेपी के लोग जीत रहे हैं, जो बड़ा है वहाँ पे कांग्रेस के लोगों को जीतने की बात की जा रही है। जैसे जिला पंचायत है, जनपद में कांग्रेस के लोग जीते हैं, पंच सरपंच भाजपा के जीते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। तो ये जो है चुनाव अचानक ही, ये संयोगवश ही कहा जा सकता है कि ये एक राजनीतिक हवा का भी एक छोटा सा नमूना बन सकता है। इसलिए क्योंकि अभी एक 2 दर्जन चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के हुए थे, बहुत बड़ा मिनी इलेक्शन जैसा बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें भी बहुत सारी चीजें समझ आई थी, इसमें भी समझ आएंगी, और इस चुनाव के 1-1.25 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव होगा। तो इसलिए ये जो है, इसमें दोनों पार्टियों के लिए बड़ी सख्त कसौटी होगी कि वो जितना पब्लिक को कन्विंस कर पाएंगे। आमतौर से ये तो माना जाएगा कि ये सारा चुनाव जो है वो भले ही चेहरों पर हो, पार्षद की व्यक्तिगत छवि पर हो, लेकिन जनता की जो अपेक्षा है कि उनका जल कर कम हो जाए, संपत्ति कर बेहिसाब जो बढ़ा दिया गया वो कम हो जाए, सफाई के मामले में जो प्रधानमंत्री का अभियान है उस सफाई के चलते सफाई सिर्फ एक आपको 5 स्टार टैग के लिए ना हो कि हम नंबर 1 होगा, इसलिए उसके बाद से फिर सफाई में ढीलापन आ जाता है। तो ये बहुत सारी बातें होंगी जिस पर ये चुनाव निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक आपने कहा कि मेयर का चुनाव जो है वो भी हमें लगता है कि मेयर की छवि पर बहुत डिपेंड करेगा। पार्टी तो है ही, लेकिन इसमें जो सीधा इलेक्शन है, अगर अच्छा प्रत्याशी है तो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रत्याशी को मेयर बनाए। तो ये बहुत सारी बातें। हमारे साथ जौलपुर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट भी जुड़ गए। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राघवेंद्र। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इस बार स्थिति थोड़ी सी पिछले चुनाव 7 साल पहले जो हुए थे, जिसमें बीजेपी ने स्वीप किया था, कांग्रेस साफ हो गई थी और 16 की 16 सीटों पर नगर निगम में बीजेपी के मेयर जीते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार थोड़ी सी स्थितियां बदली हुई है। जबलपुर में महाकौशल की हम बात करें या विंध्य की बात करें, भोपाल की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, महापौर का चुनाव सीधा प्रत्याशी की छवि और पार्टी की योजना पर होगा? लोग जारी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के नाते जनता ये चाहती है कि अगर उसके घर द्वार हैं तो कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर ठीक ठाक हो, वो कम हो, ऐसा ना हो कि बेहिसाब लगा दिया जाए, पानी ठीक से मिल जाए, जलदर कम हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रत्याशियों के लिए चुनौतियां हैं, और जो अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक से बनी रहे, उस पर भी मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत जीते हुए प्रत्याशी को होगी। अभी फिलहाल आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये जो नगर निगम के चुनाव हैं, जी, निश्चित रूप से ये स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, क्योंकि आम जनता की जो अपेक्षा है वो अच्छी सड़क मिले, उसे अच्छा पानी मिले और वृक्षारोपण हो, ये सारी चीजें जो हैं, बिजली मिलती रहे, ये तो खैर सरकार का मुद्दा है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पे ये चुनाव निर्भर करते हैं। दूसरी बात, जैसा कि अभी दुबे जी भी कह रहे थे कि पार्षद पद का जो चुनाव होता है वो व्यक्तिगत छवि पर होता है कि पहले चुनाव में जीत चुका है और अगर उसने बेहतर काम किया तो निश्चित तौर पर उसको जनता चाहती है। लेकिन मेयर का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं पार्टी उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है और उस आधार पर जो कमिटेड वोट होते हैं पार्टी के, वो उसको जाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है राघवेंद्र जी कि जिस मेयर के लिए इतनी मारामारी है और जिसके लिए 35 लाख रुपया खर्च करने की सीमा है, जिसमें 35 लाख की सीमा जरूर है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसकी हैसियत क्या होती? एक भी काम वो अपनी मर्जी से, बिना कमिश्नर की मर्जी से नहीं कर सकता। सारा एग्जीक्यूशन पावर जो है वो कमिश्नर के पास होता है। महापौर सिर्फ एक देखने की चीज। दूसरी बात, महापौर शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है, उसका बड़ा सम्मान होता है मेयर का। लेकिन आप अगर उसका मानदेय देखेंगे तो आपको शर्म से सिर झुक जाएगा। उसको कुल मिला के 13,500 रुपये मानदेय के रूप में। अब आप बताइए कि 422 रुपया कलेक्टर रेट पे एक मजदूर को मिलता है, जिसका टोटल होता है 12,500 रुपया, और मेयर को 13,500 रुपये मिलता है। जबकि आप देखिए विधायकों का जो वेतन है वो 1,10,000। तो अगर आप मेयर को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, शहर का प्रथम नागरिक मानते हैं, तो उसकी गरिमा के हिसाब से भी तो उसको आपको मानदेय देना चाहिए। अगर आप सम्मान राशि भी कहते हैं तो उसकी गरिमा के हिसाब से सम्मान राशि मिलना चाहिए। दूसरी बात, उसके अधिकारों में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। 16 मेयर हैं मध्य प्रदेश में, अगर वो 16 के 16 मेयर को अगर 50,000, 60,000,
70,000 रुपया मिलने लगेगा तो एक सम्मानजनक राशि होगी। सबसे बुरी स्थिति तो पार्षद की है, वो तो बेलदार से भी आधा पैसा मांग ले रहा है, उसको 6,000 रुपये वेतन मिलता है, नगर निगम अध्यक्ष को 10,000 वेतन मिलता है। तो आप सोचिए जिसके लिए इतनी मारामारी हो रही है, लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के कारण ये सब कुछ होता है कि लोगों को लगता है कि एक बार हम पार्षद बन जाएंगे, हमारे वार्ड में जो विकास होगा उसमें हमको कमीशन मिलेगा। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार। दूसरी बात जो आपने मुद्दे बताए कि संपत्ति कर का जैसा मामला है या जल का जैसा मामला है, नगर निगम के पास जो आय के साधन है वो बहुत सीमित है। बहुत पहले जो चुंगी लगती थी उसका पैसा मिलता था नगर निगम को, वो चुंगी खत्म हो गई। अब सरकार की तरफ से जो भी उनको पैसा मिलता है विकास के लिए वो मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत बड़ा शहर हो गया, शहर के चारों तरफ से विकास हो गया। पहले हमारे यहाँ 60 वार्ड थे, अब 80 वार्ड हो गए, तो उनमें सब में विकास कैसे होगा इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। दूसरी बात जो संपत्ति कर की आप बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो करोड़ों रुपया दबा के बैठी हैं और नगर निगम के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि उन पे जाके वो उनसे वसूल कर सके। वसूल किससे होता है? आम आदमी से, जिसका 3,000, 4,000, 5,000 ऐसा संपत्ति कर है। तो जो करोड़ों रुपया दबा के बैठे हैं बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं, जबलपुर में भी मेरे ख्याल से ऐसा करीब 10, 12, 20, 22 करोड़ रुपया जो है वो संपत्ति कर के रूप में बकाया थे, लेकिन उसकी तरफ कोई को ध्यान नहीं होता। दूसरी बात जो आपने अतिक्रमण की कही है कि अतिक्रमण में ऐसे बहुत से सरकारी दफ्तर हैं जिनमें जो नक्शे के विपरीत बने हैं। दिक्कत क्या होती है कि जो लोग इनके जिम्मेदार हैं, देखिए अभी जैसे जबलपुर में हमारे कमिश्नर ने सड़कों का निरीक्षण किया और दूसरी चीजों का निरीक्षण किया और ठेकेदार पे जुर्माना ठोक दिया। अरे भाई, ठेकेदार को देखने वाले कौन लोग? अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा तो जो जिम्मेदार अफसर हैं उस पर आप क्या कार्यवाही कर? उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो जो लोग देखने वाले हैं, जो निरीक्षण करते हैं, जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी कि वो देखें कि ठेकेदार सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं होती। आपने ठेकेदार पे 1 लाख का जुर्माना कर दिया, वो भी करोड़ों का काम कर रहा है, तो उसको 1 लाख देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि नगर निगम के जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उस महत्वपूर्ण चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं और सरकार उस पर क्या कर रही है, ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि मेयर वाले चुनाव में निश्चित तौर पे पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है और वो अपने स्तर पर मेयर का उम्मीदवार। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें की। एक तो ये कि उनका वेतन है वो बहुत ही कम है और इससे शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन आपने साथ में ये भी जो वो सच्चाई उसको भी जोड़ा कि इतना करप्शन होता है कि उनको अगर वेतन ना भी मिले तब भी पार्षद और मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जीत गए तो आप देखिए कि पार्षद की भी 6 महीने में रंगत बदल जाती है, मेयर भी जो है हर शहर की स्कीम में पार्टनर हो जाता है। कोई मल्टी स्टोरीज बन रही है, कोई बिल्डर काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट वाले काम कर रहे हैं, तो आप जानेंगे कि पार्षद से लेकर मेयर तक का उसमें शेयर होता है, उनके बाकायदा फ्लैट और डुप्लेक्स भी होते हैं। तो ये जो मामला है, मुझे लगता है कि इसमें अगर सरकार ये भी कर दे कि कोई वेतन नहीं, आपको मुफ्त में काम करना है, तो ये राजी हो जाएंगे। अलग बात है कि उनकी इज्जत अफजाई के लिए हम वेतन 50,000 रुपये कर दें, 1 लाख कर दें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो जो कमाई उनकी होती है मेयर की, पार्षदों की, उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन जहाँ तक आपने संपत्ति कर की बात की है, मैं इसमें जोड़ूंगा कि संपत्ति कर वाकई जो बड़े लोग होते हैं उनका काफ़ी बकाया होता है, जो छोटे और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनसे वसूला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली के बिल वसूलने के लिए लाइन काट दी जाती है, लेकिन आप देखिए कि फैक्ट्री जो होती है उद्योगपति के लिए हजारों करोड़ों के बिल माफ़ कर दिए जाते हैं, बिजली के बिल। तो ये जो स्थिति है, बिल्कुल आपने सच्चाई को उजागर किया है कि संपत्ति कर गरीबों से, मध्यम वर्ग से वसूला जाता है, बड़े लोगों को या तो माफ़ हो जाता है या वो वसूलने में आनाकानी या लेट लतीफ़ होती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि नगर सरकारें कैसे काम करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर राहुल भी हैं। डॉक्टर राहुल, नगर निगम की चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या लगता है कि जो बात चैतन्य भट्टी जी ने की है कि उनका वेतन बड़ा कम है पार्षदों का और महापौर का, मुझे लगता है कि वो ना भी मिले तब भी वो काम करेंगे। गांव का जो पंच होता है, 1 साल बाद पंच की रंगत बदल जाती है, शहर में पार्षद 6 महीने बाद स्कॉर्पियो घूमता है, और महापौर की तो संपत्ति में इतना इजाफा होता है कि अगर वो सच में उसको बताएं तो वो 5 साल में करोड़पति से ऊपर हो जाते हैं। आपकी राय? राघवन जी से चैतन्य जी की बात का को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले वेतन वाली बात को यदि हम देखें तो ये चुनाव आयोग इस चीज को तय करता है कि सब 35 लाख रुपए
महापौर के चुनाव में और पार्षद के चुनाव में इतना खर्च होगा, मतलब कैलकुलेशन चुनाव आयोग कर चुका है। और इसके बाद भी यदि इनका वेतन कम होता है। राहुल जी, ये हाथी के दांत दिखाने के हैं। आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, विधानसभा का चुनाव करोड़ों खर्च होते हैं। बेचारा जो चुनाव आयोग है वो तो बहुत बेचारा है, उसके पास बहुत कुछ काम नहीं है, मन अधिकार नहीं है कि वो इनकी गर्दन पकड़ सके। ये सिर्फ दिखाने की चीजें हैं जी। 1 से 1.5 करोड़ रुपए कम से कम खर्च होता है, और 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने की जिसकी कैपेसिटी होगी, जो खर्च करेगा, तो वो जो आप बात कह रहे थे कि ठेकेदारों से और बाकी चीजों से और लोकल बॉडी में और लोकल जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इनकी सेटिंग हो जाती है, तो वो बात तो बिल्कुल तय है और सबको पता है इन चीजों को। चैतन्य जी भी जानते हैं, दुबे जी भी जानते हैं कि ये पूरा तय सिस्टम है इसका। अब मूल बात जो करें कि अभी हुआ ये कि बहुत लंबे अरसे के बाद में ये चुनाव हो रहे हैं, और इस दौर में जो लोगों ने, पब्लिक ने, जो नगर निगम की जो सुविधाएं मिलती हैं, जो संपत्ति कर का मामला है, समग्र आईडी का मामला है, विधवा पेंशन का मामला है, नालियों की सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, बाकी जो ये सुविधाओं की जो बात आ रही है सामने, आप इसको देखेंगे, नगर निगम किसी भी, मध्य प्रदेश के किसी भी नगर निगम ने ऐसा कोई सिस्टम आज तक डेवलप नहीं किया है जिससे लोगों को या जनता को सीधी सीधी सुविधाएं प्राप्त हो सके। आपका बिजली का बिल सीधे घर आता है, आप नहीं जमा करते हो, बिल्कुल टाइम टू टाइम आता है। संपत्ति कर का कोई आपके पास में रिकॉर्ड या कोई नहीं है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि नामांतरण का भी काम नगर निगम के पास में है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि नगर निगम पूरी जो नामांतरण की रसीद काटता है, उस रसीद को ऊपर भी कहीं ये नहीं लिखा होता कि ये फीस हमने किस बात की ली है। तो ऐसे बहुत सारे काम नगर निगम के पास में होते हैं जिनका कोई ब्यौरा जनता के पास में कभी नहीं होता कि आप क्लेम कर सको। तो ये हुआ। दूसरी चीज, संपत्ति कर आप कंटिन्यू देख रहे होगे, सालाना बढ़ती चली जा रही है और इस पर कोई प्रतिबंध या कोई रोक या कोई विचार कभी नहीं हो रहा। तो ये पार्षदों की जिम्मेदारी होती है कि पार्षद और मेयर एंड काउंसिल जो बनती है उसमें बैठ करके सारी चीजों तय हो और कैसे कैसे शहर का विकास होना है, किस तरीके से विकास होना है, इस मुद्दे पर कभी नगर निगम की जो बैठकें होती हैं पार्षदों की, इनको देखा है हमने, कभी मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं होती कि कोई मुद्दों पे शहर के लेकर के कोई परमिशन भी बड़ा मुद्दा है। बिल्डिंग परमिशन जो होती है, सिटी प्लानर जो उसको बिल्डिंग परमिशन देते हैं, आप देखिए कि अभी जो बिल्डिंगें टूट रही हैं अतिक्रमण के नाम पर, चूंकि कोई भी नक्शा पास होता है और बिल्डिंगें अपने हिसाब से बन जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि नगर निगम पैसे लेती है नक्शे पास करने के और फिर कोई जाकर देखता नहीं कि उस नक्शे के हिसाब से निर्माण कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा है, और जब कोई मामला फंसता है तो बिल्डिंग इसलिए तोड़ दी जाती है कि वो नक्शे के मुताबिक नहीं बनी थी। लेकिन जो बात चेतन भट्टे जी ने की है कि फिर वो अधिकारी के पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो उस मोहल्ले का जिम्मेदार है। आप उस पर तो कार्रवाई करते हैं जिसने गलत बनाया, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी गलत निर्माण को रोकने की, वो साफ बच जाता है। भुगतते हैं मकान वाले या सड़क बनाने वाले ठेकेदार। ये चीज़ भी मैं लौटूंगा आपके पास, महत्वपूर्ण है। आशीष जी, सवाल है कि ये जो चुनाव है जनता के सुविधाओं के मुद्दे पर तो है ही, लेकिन क्या ये शिवराज सिंह वर्सेस कमलनाथ भी हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो है, लेकिन कई जगह इस बार देखिए आप, कमलनाथ जी दौरे कर रहे हैं, शिवराज सिंह दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो क्या इस चुनाव के नतीजे इन दोनों नेताओं की छवि पर भी असर डालेंगे? क्योंकि ग्वालियर की जहां तक हम बात करें वहाँ ज्योतिराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के खाते में चीजें जा रही है। भोपाल की बात करें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बारे में के खाते में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, और बीजेपी की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट तो शिवराज जी और संगठन के खाते में। क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो कैंडिडेट कांग्रेस ने या बीजेपी ने तय की हैं, खासतौर महापौर के बड़े पदों के, और इसमें एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सैबोटेज हो रहा है, जो भीतरघात हो रही है, जो बगावत हो रही है, उसको कितना ये कंट्रोल करने की स्थिति में आ रहा है? जी देखिए, कंट्रोल करने, अगर हम यहाँ से शुरू करें प्रत्याशियों के चयन पे, तो प्रत्याशियों के चयन दोनों जगह पर, खासतौर पर महापौर के जो प्रत्याशी हैं वो मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष और यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह जो 2-3 रसूखदार कांग्रेस नेता हैं, उनकी मतलब उनकी रिपोर्ट पर या उनके क्या कहते हैं राय पर हुआ है। तो इसलिए ये चुनाव निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाला जो वो होता है बड़े नेताओं का, शिवराज वर्सेस कमलनाथ, निश्चित तौर पर ये फुट आएगा इस चुनाव में। क्योंकि इतने ज़्यादा दौरे आमतौर पर जब मुख्यमंत्री
स्तर का आदमी या पूर्व मुख्यमंत्री अगर करते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि उनका निशाना किधर है, लक्ष्य किधर है और उनकी चुनौतियां क्या हैं। आशीष जी, बीजेपी तो ऐसा करती रही है जी। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पहली बार वो मोर्चे पर आए हैं। कांग्रेस सीरियसली कर रही है। और बागियों की जहां तक बात है तो कमलनाथ ने कहा है कि भाई आप पैर पकड़कर लोगों को मनाएं। तो उनका मतलब ये है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कितनी उनमें उत्कंठाएं हैं, कितनी बेसब्री है, साफ समझ में आता है। बीजेपी में भी कांग्रेस में 24 घंटे काम चल रहा है। कई ऐसे नगर निगम हैं, करीब 7 या 8 ऐसे जगह पे हैं जहां पर बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं महापौर के चुनाव में। वो कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं। 4 और 3 का रेशो बनता है, तो वो बनता है, संख्या बनती है। तो ये जो नगर निगम में है वहां पर बीजेपी कैंडिडेट नेता का रिश्तेदार भी चुनाव में खड़ा है, कांग्रेस नेता का भी लोग खड़े हुए हैं, तो और अधिकृत प्रत्याशी कोई दूसरे हैं। तो इसलिए ये जो बागी प्रत्याशियों वाला जो पेंच आएगा, ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा। और इससे वोट बहुत कटेंगे, मतदान भी प्रभावित होगा, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी के बराबर कांग्रेस इस मुद्दे को सीरियसली ले रही है इस बार चुनाव? ये महत्वपूर्ण और जो दिख रहा है कि कांग्रेस सीरियस है इस बार। बिल्कुल साफ दिखता है इस बार कि कमलनाथ ने अपने हाथ में कमान ली हुई है। दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल के लिए घर घर जा रहे हैं, अब सारी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। गलत, और ये ठीक उस तरह का है जैसे ये पंगत में संगत जैसी एक स्थिति एक जो दिग्विजय सिंह ने बनाई थी असंतुष्टों को मनाने की, ये ठीक उस तरह की कवायद है। तो कांग्रेस किसी बहुत एक अलग लेवल पर जो महापौर के चुनाव है उनको एक बड़े चुनाव के तौर पर लड़ी है, जैसे विधानसभा लोकसभा के चुनाव की जिस तरह से लड़ा जाता है। तो कांग्रेस उसको लड़ रही है। ये एक तरह से अच्छा संकेत है कि अगर प्रतिपक्ष भी है और पक्ष भी है तो मजबूती से कम चुनाव में उतरे। बिल्कुल संकेत उसके बाद अच्छा नतीजे कुछ भी हो, राजनीति और वो चीजें जीवंत रहे। हाँ, एक तरफा ना रहे। चैतन्य भट्ट जी, मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा के प्रत्याशी चयन के लिए मामला दिल्ली तक गया। भोपाल की हम बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, ये 3 ऐसे इलाके हैं। बहुत कुछ बात जबलपुर की भी होगी, आप और बेहतर जानते हैं कि दिल्ली से पूछा गया, दिल्ली का दखल हुआ, इसके बाद प्रत्याशियों को चयन हुआ। और इसमें एक चीज और, बीजेपी के संगठन ने विधायक और सांसदों पर बहुत कुछ दारोमदार छोड़ दिया है। जिन विधायकों ने महापौर को जिताने की जिम्मेदारी ली उनके हिसाब से टिकट बांट दिए, जिन विधायकों ने पार्षदों को जिम्मेदारी ली जिताने की उनके हिसाब से टिकट बढ़ गए। तो कई बार जो भाजपा का संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता था वो संगठन थोड़ा सा गौण होता हुआ दिखाई दिया। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको कि विधायकों को, पूर्व विधायकों को और नगर अध्यक्षों को जो अधिकार दे दिए गए हैं, तो उसमें उन्होंने अपने चेले चपाटियों को टिकट बांट दी, विशेषकर बीजेपी में। कांग्रेस में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन अब इससे क्या होता है कि आप अपने चेले चपाटी को तो टिकट बांट दोगे, लेकिन वो जीतने लायक है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसमें पार्टी का नुकसान होगा ये लोग नहीं सोच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से अपने लोगों को टिकट बांट। दूसरी बात, ये जो चुनाव है, ये आप मान के चलिए कि 2023 के चुनाव का एक सेमीफाइनल। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस कोशिश में है कि हम ज्यादा से ज्यादा निकाय चुनाव जीतें, क्योंकि अभी देखिए क्या पंचायत में जो कुछ भी चुनाव के निर्णय हुए हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए आप देखिए कि जो केंद्रीय मंत्री है मध्य प्रदेश कोटे के, आज ये खबर आई है कि उनको सबको उतारा जा रहा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, चाहे प्रहलाद पटेल है। इनको अपने अपने इलाके में आम सभा और रोड शो करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से बढ़त बनाने की कोशिश की और उसको थोड़ा बहुत फायदा भी मिला है, उससे उसका उत्साह बढ़ा है। यही इसी कारण है कि कमलनाथ जी अभी सागर गए थे, कल 30 तारीख को जबलपुर भी आने वाले हैं। तो जब बड़ा नेता कोई आता है तो निश्चित तौर पे एक माहौल बनता है और वो अपनी बात कह के लोगों को। दरअसल बीजेपी ने जो टिकटों का वितरण किया है, कहीं ना कहीं उससे भी बीजेपी के भीतर का ज्यादा है। जी, आप किसी भी शहर में देख लीजिए, हर जगह बागी खड़े हुए हैं मैदान में। उनको अनुशासन का डंडा भी उनके ऊपर चलाया गया है कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो अभी एक जो भाजपा प्रत्याशी है और जो नगर अध्यक्ष है उनके बीच का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो बोल रहा है कि अगर भाजपा जीत गई तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। इस तरह की चीजें आ रही, वो काफी वायरल हुआ है। तो ये जो विद्रोही हैं, असंतुष्ट हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को नुकसान करवाएं। बिल्कुल राहुल जी, दोनों पार्टियों में बगावत है, लेकिन बीजेपी में इस बार थोड़ा सा मामला ज्यादा गंभीर है। आपको लगता है कि बहुत संक्षेप में कि ये जो पार्टी की बगावत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि पंचायत के चुनाव में
बीजेपी को पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा झटका लगा है, कमजोरी हुई है? बहुत 2-3 वाक्यों में आपकी राय। राघवन जी, टिकट वितरण का मामला जो भारतीय जनता पार्टी का आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है और सच है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल परिवार, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम परिवार को नहीं देंगे, लेकिन जहां सीटों का आरक्षण हुआ है तो जो पूर्व पार्षद था, महिला सीट हो गई तो उसी के परिवार में टिकट आ गया। तो पूरे टिकट वितरण में आपको ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि कोई नए चेहरे आए। कांग्रेस तो कुल मिलाकर टिकट वितरण का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो नगरीय निकाय की जंग है, ये मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों का एक तरह से विधानसभा में भविष्य तय करेगी कि अगले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। अभी भले ही नगरीय निकाय में किसी की सरकार बन जाए, लेकिन जो पार्टी मजबूत होगी उससे मुझे लगता है कि बढ़त मिलेगी 2023 के चुनाव में। समय खत्म हो रहा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद, चेतन भट्ट जी आपका भी, और राहुल जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो कुल मिला के बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।